ठीक है, क्वेश्चन मैंने क्लास में दिया था आपको लाइव क्लास के वक्त कि 2 या 3 लगाया था, मुझे याद नहीं, बट एनीवेज मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। 3 स्प्रिंग लगे हुए हैं सीरीज में, K1, K2 और K3। मास m है। इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ ब्लॉक इज a, तो ये जो ब्लॉक है इसका एम्पलीट्यूड a है, देन फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट्स p एंड q, जो यहाँ कनेक्टेड पॉइंट्स हैं इनका एम्पलीट्यूड चाहिए। और आपको गिवन है कि इस m ब्लॉक जो मास है, मैं बना देता हूँ इसमें, कि ये इसका एम्पलीट्यूड a है। तो आपको बताना है कि ये पॉइंट्स P और ये पॉइंट Q, इनका एम्पलीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तो देख कर तो लग रहा है ये SHM का क्वेश्चन है। अगर इसमें टाइम पीरियड पूछा होता तो आपको सीरीज का फॉर्मूला पता है, आप टाइम पीरियड निकाल लेते। बट P और Q का एम्पलीट्यूड कैसे है, तो ये आपका बेसिक समझ लो, जो लॉज ऑफ मोशन और स्प्रिंग का बेसिक कंसेप्ट है कि मान लेते हैं ये पॉइंट P और Q है। अब ध्यान से देखना, अगर इसको आगे खींच रहे हैं ब्लॉक को A से, तो ये पॉइंट P भी आगे जाएगा, Q भी आगे जाएगा। अब मान लेते हैं इसमें एक्सटेंशन, इस वाले स्प्रिंग में x1 एक्सटेंड हो गया, तो ये पॉइंट P x1 से आगे चला गया होगा, क्योंकि ये वाला जो चीज़ है पॉइंट, ये तो फिक्स्ड है। तो जब इसे हमने इस स्प्रिंग का एक्सटेंशन x1 माना है, तो ये पॉइंट P x1 से आगे चले जाएगा, तो इसका एम्पलीट्यूड हो गया x1। अब आप देखो, अगर P x1 से आगे गया है, तो ये जो K2 वाला स्प्रिंग है, अगर वो एक्सटेंड ना भी हो, अगर सेम लेंथ मानो, तो अगर ये x1 से आगे गया तो Q को भी x1 से आगे जाना पड़ेगा, लेंथ अगर सेम है। और इस वाले में एक्सटेंशन अगर मैं x2 मानता हूँ, तो ये Q जो ओवरऑल है, x1 तो आगे गया ही, क्योंकि इस स्प्रिंग का लेफ्ट वाला एंड x1 से आगे गया है, तो राइट वाला भी जाएगा, सेम लेंथ मेंटेन करेगा। और x2 से एक्सटेंड भी हो गया, तो मतलब ये Q कितना आगे गया होगा, x1 प्लस x2। तो यही समझने वाली बात है। फिर से बताऊँ कि इस स्प्रिंग में K1 वाले में एक्सटेंशन x1 माना, ये पॉइंट फिक्स था, तो P x1 से आगे चला गया, तो P का एम्पलीट्यूड x1 हो गया। लेकिन अब ये जो इसमें x2 एक्सटेंशन माना है, तो ये x1 तो आगे गया ही, और साथ में x2 से एक्सटेंड हो गया, तो जो Q पॉइंट है ओवरऑल कितना आगे गया, x1 प्लस x2। और अगर इस लास्ट वाले स्प्रिंग में एक्सटेंशन में x3 मानता हूँ, तो जो ये वाला पॉइंट है, x1 प्लस x2 तो आगे गया ही, और साथ में इसका एक्सटेंशन x3 है, तो इसका हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3। तो बेसिकली तीनों पॉइंट का एम्पलीट्यूड हमने x1 x2 x3 में लिख दिया। x1 x2 x3 क्या है, इनका अलग अलग अपना एक्सटेंशन। तो ये K1 का एक्सटेंशन x1, तो ये x1 से आगे गया। K2 का x2 एक्सटेंशन है, तो ये वाला पॉइंट x1 प्लस x2 से आगे गया। K3 का एक्सटेंशन x3 है, तो ये वाला पॉइंट x1 प्लस x2 प्लस x3 से आगे गया। अब इक्वेशन लिखना शुरू करो। ये पॉइंट है, ये तो ब्लॉक से ही कनेक्टेड है, तो इसका मतलब फर्स्ट रिजल्ट आ जाएगा इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3। ये तो एम्पलीट्यूड क्वेश्चन में गिवन है कि एम्पलीट्यूड ऑफ दिस ब्लॉक इज a, और इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड है x1 प्लस x2 प्लस x3। हमें चाहिए p का एम्पलीट्यूड मतलब x1 और q का एम्पलीट्यूड मतलब x1 प्लस x2। तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब बस मैथमेटिकल, स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है तो एक दूसरे का फोर्स सेम होगा, क्योंकि स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है, तो जितना x1 x2 पे लगाएगा उतना ही x2 x1 पे लगाएगा, जितना ये K2 K3 पे लगाएगा उतना ही K3 K2 पे लगाएगा। तो हमें ये पता है कि सिंस springs are in series, तो सेकेंड इक्वेशन अपने पास क्या बन जाएगा कि K1 x1 इज इक्वल टू K2 x2 इज इक्वल टू K3 x3। तो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। इसमें आपस में बहुत सारी इक्वेशन है क्योंकि दो इज इक्वल टू लगे हुए हैं। तो पहला हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, दूसरा हो गया K1 x1 इज K2 x2 इज K3 x3। अब हमें ढूंढना क्या है, P का एम्पलीट्यूड x1, Q का एम्पलीट्यूड x1 प्लस x2। तो हमें x1 की वैल्यू ढूंढनी है, हमें एक x1 की वैल्यू ढूंढनी है और x1 प्लस x2 कि P का एम्पलीट्यूड कितना और Q का एम्पलीट्यूड कितना। अपने पास ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। अब फटाफट मैथमेटिकली बस सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आंसर क्या आता है। ठीक है, होपफुली कंसेप्ट क्लियर है आपको कि सीरीज में जब रहेंगे तो K1 x1 इज K2 x2 इज K3 x3, और एक में एक्सटेंशन x1 है तो इसका एम्पलीट्यूड x1 हो गया, इस वाले का x1 प्लस x2 और लास्ट वाले का x1 प्लस x2 प्लस x3। तो ये क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में इस टाइप के। जनरली दो स्प्रिंग में आएंगे, पर आपको मैं तीन का समझा देता हूँ कि कंसेप्ट तो समझ में आ ही जाए। बहुत लोग इसका जो रिजल्ट आएगा उसको ऐसा फॉर्मूला भी याद कर लेते हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, पर आप कंसेप्ट समझ ले पहले। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करें, तो x1 चाहिए, तो एक काम करते हैं, यहाँ x2 प्लस x3 है तो सबको x1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, और क्या, एज सिंपल एज दैट। सबसे बेसिक तो वही है कि लेट्स फाइंड x1, है ना। मैथ्स बन गया, और इसमें SHM ऑब्वियसली कहीं नहीं लग रहा, ये लॉज ऑफ मोशन का कंसेप्ट लगा रहे हैं। तो ऊपर वाले में देखो x1 प्लस x2, तो x2 को लिख सकते हैं K1 x1 बाई K2, K1 बाई K2
इंटू x1, ठीक है ना, यहाँ से लिख दिया इस वाले लाइन से। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 की बारी आई, तो x3 और x1 में भी रिलेशन पता है, k1 बाय k3 इंटू x1 इज इक्वल टू a। तो इससे हमारा x1 की वैल्यू आ गई, x1 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 1 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस k1 बाय k2 प्लस k1 बाय k3। सो दिस इज योर रिजल्ट x1 का एम्पलीट्यूड। और इसको अगर आपको और अच्छे से याद रखना है कि भाई कैसे याद रखें, तो x1 इज इक्वल टू जो भी एम्पलीट्यूड है आप उसको डिवाइड देखो किससे कर रहे हो। 1 मतलब है एक्चुअल में ये k1 बाय k1, ऊपर सिर्फ k1 है, k1 बाय k2 प्लस k1 बाय k3। तो अगर आपको याद रखना है तो इस तरीके से याद रख सकते हो, बट ऑब्वियसली आप कोशिश करना एग्जाम में जब आएगा तो सॉल्व भी कर लो, क्योंकि कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है ये, ठीक है। अब हमें चाहिए नेक्स्ट x1 प्लस x2 की वैल्यू। तो x1 तो आ गया, अब x1 प्लस x2 निकालने की कोशिश कर ही लेते हैं जब इतना किया है तो। इक्वेशन यही है दो अपने, और हमें चाहिए x1 प्लस x2 की वैल्यू। क्यों? क्योंकि आप देखो q का जो एम्पलीट्यूड है वो है x1 प्लस x2, p का एम्पलीट्यूड कितना था, x1। तो एम्पलीट्यूड ऑफ p तो आ चुका है, तो ये जो अपना टर्म है दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ p। अब मुझे चाहिए एम्पलीट्यूड ऑफ q, वो x1 प्लस x2 ढूंढना है। चलो और ढूंढते हैं। तो x1 तो आ ही गया है, तो सिमिलरली मैं x2 भी लिख सकता हूँ। सिमिलरली x2 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय, है ना, समझ में आ गया है, k2 बाय k1 प्लस k2 बाय k2 प्लस k2 बाय k3। बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट ऐसा ही आ गया x2 का। तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट का नाम क्या था, q। तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ q की बात करें तो वो हो जाएगा x1 प्लस x2, मतलब इन दोनों को ऐड कर देना है। तो इज इक्वल टू, ऐड करने के लिए क्या करें, a कॉमन ले लो, ओके, और दोनों को ऐड कर देते हैं। तो थोड़ा सा अजीब सा एक्सप्रेशन है बट स्टिल 1 बाय k1 हो गया। अब इसमें लिख रहा हूँ बस मैं, रिजल्ट तो आ ही चुका है, k2 प्लस k1 बाय k3 ये हो गया, प्लस 1 डिवाइडेड बाय k2 बाय k1 प्लस k2 बाय k2 प्लस k2 बाय k3। तो दिस इज द रिजल्ट। अब चाहो तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर लो, बट अगर आपको ये याद है x1 तो x2 भी लिख दोगे, x3 भी लिख दोगे, और सबको ऐड कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब ये समझा तो दिया ही, अब बहुत लोगों को समझ में आ गया, पर लग रहा होगा कि यार सर ये याद नहीं रहेगा, एग्जाम में आगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो उन लोगों के लिए फॉर्मूला बना देता हूँ, और क्या। अब देखो x1 इज ये आया था, है ना, ऊपर k1 का टर्म, नीचे k1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2 प्लस 1 बाय k3। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको फॉर्मूला बनाता हूँ, देखना क्या याद रखोगे। अब आप देखो कि अगर आपके पास एक स्प्रिंग, कितने भी हो वैसे तो, 2 स्प्रिंग और 3 स्प्रिंग, मैं 3 का करके बता रहा हूँ, ठीक है, k1 k2 और एक k3। तो 3 अपने पास हैं, स्प्रिंग लगे हुए हैं k1 k2 k3। इसका एम्पलीट्यूड आपको a गिवन रहेगा कि एम्पलीट्यूड इज a, तो बाकी लोगों का बताएं कितना कितना होगा, ठीक है। तो अब जो पहले लगा है उसका x1 होगा, इसका x1 प्लस x2 होगा, और इस वाले का तो a ही होगा, इतना तो समझ में आ ही रहा है। तो पहले तो तीनों में एक्सटेंशन पूछे तो उसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, और यहाँ पर आप लिख दो k1, है ना, यहाँ देखना ऊपर दिखाता हूँ, a k1 कॉमन लिया, और ये 1 बाय k प्लस 1 बाय k2 प्लस 1 बाय k3, सीरीज में k इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, 1 बाय k इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। तो इसके बदले में 1 बाय k इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ, है ना। तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ नीचे 1 बाय k1, देखो यहाँ लिख देता हूँ 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2 प्लस 1 बाय k3 को मैं 1 बाय k इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ, तो ये ऊपर आ जाएगा k इक्विवेलेंट। तो ये सिंपल रिजल्ट है, x1 इज इक्वल टू a इंटू k इक्विवेलेंट बाय k1। अगर मैं x2 की बात करूँ तो क्या लिख दोगे, a इंटू के इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय k2। x3 की बात करें तो क्या लिख दोगे, a इंटू के इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय x3। तो ये सिंपल रिजल्ट है याद रखने का कि अगर तीनों सीरीज में है तो हर एक केस में एक्सटेंशन कितना होगा, हर एक केस में एक्सटेंशन कितना होगा, तो a इंटू के इक्विवेलेंट बाय k1, a इंटू के इक्विवेलेंट बाय k2 इतना। अब अगर एम्पलीट्यूड की बात करें, मान लो ये p है और ये q है, ठीक है। तो अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूँ तो डायरेक्ट कैसे याद रख सकते हो कि एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट p
वो x1 के बराबर हो जाएगा। तो a इंटू के इक्विवेलेंट बाय k1, और अगर एम्पलीट्यूड ऑफ q चाहिए तो वो x1 प्लस x2 के बराबर होगा। तो दोनों को जब ऐड करोगे तो आएगा a इंटू के इक्विवेलेंट 1/k1 प्लस 1/k2। ये सिंपल तरीके से बता दिया है। और अगर आप एम्पलीट्यूड ऑफ ये करोगे तो ए ही आ जाएगा, करके देख भी सकते हो। तो चाहो तो आप कुछ नहीं तो कम से कम ये तो याद रख ही लो, क्योंकि जेई में इस टाइप के क्वेश्चन रिपीटेडली आ चुके हैं। नीट में भी आया है, 2 स्प्रिंग वाले केसेस आए हैं, तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। केस सेम रहेगा तो सिचुएशन और ईजी हो जाएंगी। तो बस आप ये याद रखो कि 3 स्प्रिंग रहेंगे। तो x1 की वैल्यू पहले में एक्सटेंशन कितना होगा, a इंटू के इक्वलेंट बाय k1, x2 भी आ गया, बस k2 से डिवाइड कर दोगे, x3 में किससे डिवाइड कर देंगे, k3 से। और एम्पलीट्यूड लॉजिकली देख लेना, इसमें x1 हो जाएगा एम्पलीट्यूड, इसका x1 प्लस x2, तो एम्पलीट्यूड भी निकल सकता है एक और q का। तो अब ये वही है कि इतने सारे फॉर्मूले याद रखना मुश्किल है, तो आपको कंसेप्ट तो समझा ही दिया है, भूल गए तो ऐसे कर लेना, ये याद रहा तो बहुत अच्छी बात है। कितने भी स्प्रिंग लगे रहे हैं आप ऐसे सॉल्व क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। और के इक्विवेलेंट क्या है वो भी लिख ही देता हूँ, बाद में बोलोगे सर के इक्विवेलेंट पता ही नहीं क्या है। तो 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। तो दिस इज 1/k इक्विवेलेंट। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ, और ऑल द बेस्ट। आगे और वीडियोस देते रहूँगा थोड़ा थोड़ा।